नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है केमिस्ट्री बूस्टर अड्डा पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ का नाम है और पाठ ये पहला है। प्रत्येक दिन हम अपने चारों तरफ अनेक परिवर्तन देखते रहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। हमने कई बार लोहे पर जंग लगना देखना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे ही दूध का दही में बदलना, ये भी हम देखते रहते हैं। भोजन का पचना, ये भी हम देखते रहते हैं। बल्ब का जलना और बंद होना, इसी प्रकार से जल का बर्फ में बदलना, बर्फ का जल में बदलना आदि अनेक परिवर्तन हम देखते रहते हैं। बच्चों, विज्ञान में परिवर्तन दो प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 पे भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 पर रासायनिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों को हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की, यानी कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। अब हम एक उदाहरण को लेकर समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पे हमने जल लिया है, और जल ये क्या करता है, किस में बदल रहा है, बर्फ में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, बर्फ में बदल गया है। और ये बर्फ में बदलने के बाद अगर आप इसको चाहें तो पुनः जल में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जल जो है बर्फ में बदल जाता है, अब बर्फ जो है पुनः जल में बदल जाती है। यानी कि यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है दोनों तरफ हो रही है, यानी कि जल से बर्फ भी बन जाता है और बर्फ से जल भी बन जाता है। तो ये अभिक्रिया जो है दोनों तरफ चल रही है और इसमें अवस्था का भी परिवर्तन हमें देखने का मिलता है। यहाँ पे जल जो है वो कैसा है, वो लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, लेकिन बर्फ जो रहती है वो सॉलिड अवस्था में होती है। यहाँ पे इसीलिए इसे यस से दिखाया गया है और ये लिक्विड द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ पे अवस्था भी बदल गई है, इसका आकार भी बदल जाता है। जल हम जिस पात्र में लेंगे तो उसी का ये रूप ग्रहण कर लेता है, किंतु बर्फ तो ठोस होती है, इसका एक बार जो आकार बन गया वही आकार रहता है। यहाँ पे इसकी रासायनिक संरचना में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर पदार्थ में भी कोई नया पदार्थ आपको प्राप्त नहीं होता है। अगर इसके हम जल के सूत्र की बात करें तो जल का सूत्र H2O होता है और यही सूत्र भी बर्फ का भी होता है। तो जो पदार्थ पहले था वही पदार्थ हमारे पास बाद में भी रहता है, यानी कि इस परिवर्तन में हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिल रहा है। और जो संरचना जिस प्रकार से इसके अणुओं की रहती है वही संरचना यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो हमने इस परिवर्तन में यहाँ पे लिखा है क्या होता है इस परिवर्तन में। परिभाषा आपको क्या ध्यान रखनी है कि पदार्थ के बाहरी रूप या अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक संरचना वही रहती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसी को क्या कह देते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे
तो यहाँ से बात और स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मुख्य विशेषताओं की। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जो पहले जल था उसका सूत्र H2O था, वही पदार्थ है और वही पदार्थ हमें बर्फ के रूप में मिल गया है, केवल अवस्था में परिवर्तन हो गया है। इसके बाद हमने लिखा अक्सर उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में देखा जाता। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो दोनों तरफ अभिक्रिया चलती है, यानी कि जल से बर्फ में बन रहा है और बर्फ से जल में परिवर्तित हो रहा है। तो ये दोनों अभिक्रिया, दोनों तरफ अभिक्रिया जा रही है, तो इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और भौतिक परिवर्तन को पहचानने का यह एक मुख्य बिंदु है, सामान्य बिंदु है। भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। आकार की बात हमने की कि जल तो जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा, किंतु यहाँ पे बर्फ जो है, बर्फ तो ठोस हो चुकी है, तो एक बार आकार जो बन गया वही रहता है। रंग भी बदलता रहता है, अवस्था भी बदलती है। यहाँ पे ये द्रव है जल, यहाँ पे ये बर्फ ठोस में है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट हमें और विशेषता में ध्यान रखना चाहिए, तो वो पॉइंट हमें नोट कर लेना चाहिए बच्चों। वो भी विशेषता में, यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है यानी कि भार होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पहले हमने अभिक्रिया का से पहले अभिकारक का लिया गया है, वही हमें उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होगा पदार्थ, तो उसका द्रव्यमान भी वही होगा। यानी कि जो अभिक्रिया में प्रारंभ में जिसको लेते हैं उसे विकारक कहते हैं उस पदार्थ को, तो जितना भार उसका होगा, बाद में जो उत्पाद बनेगा उसका भी उतना ही भार होगा। यानी कि यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। देखिए बच्चों, ये जो हम अध्ययन की बात करते हैं, तो अध्ययन हमें मन लगा के सही तरीके से करना चाहिए। हमें अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए, सारी बातों को आपको लिखना चाहिए, नोट्स भी आपको सही से अपने स्वयं से बनाने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे चीज को और अपने मन में बोलेंगे, उसके बाद लिखेंगे, तो एक अच्छा अभ्यास हो जाता है। और यही पढ़ाई का सही का नियम होता है। केवल आप देखते रहेंगे तो उससे आपको समझ में तो चीजें आ जाएगी, लेकिन उतना अच्छा अभ्यास नहीं हो पाएगा, जो कि एक पूर्ण प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो होगा। और जो आपको बिंदु यहाँ पे लिखे नहीं मिल रहे हैं, जो मुख्य बिंदु बताए जा रहे हैं, तो उनको भी बीच बीच में नोट करते जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम और उदाहरण देखेंगे भौतिक परिवर्तन के। तो भौतिक परिवर्तन के और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण हमने दिया है बर्फ का पिघलकर जल बनना, यानी कि बर्फ का पिघलकर जल बनना। अब बर्फ जो है, बर्फ बनी हुई है और ये पिघल के क्या बन जा रही है? ये पिघल के जल बन जा रही है। ठीक है, तो ये पिघल के जल बन रही है। ये यहाँ पे उत्क्रमणीय चिन्ह लगता है, ये यहाँ पे ऐसा एरो लगता है, यहाँ पे ये जल बनाएंगे। और इधर आप ऐसा एरो बनाएंगे, ये उत्क्रमणीय चिन्ह बोला जाता है इसे, क्योंकि ये अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है भाई, ये अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है, इसीलिए यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। और यहाँ पे जितना द्रव्यमान लेंगे, भार लेंगे, उतना ही यहाँ पे हमें इसका द्रव्यमान प्राप्त होगा। कागज को फाड़ना या काटना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। पानी का उबलकर भाप बनना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी को उबालेंगे, यहाँ पे जल को हम लेंगे, तो किस में बदलने की बात कर रहे हैं? ये वाष्प में बदलने की बात कर रहे हैं। और आप इसको पुनः ठंडा करके किस में बदल सकते हैं? जल में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने कुछ देखे हैं भौतिक परिवर्तन के। जैसे और भी हम एक दो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं।
जैसे मोमबत्ती का जलना, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन के ही अंतर्गत है, क्योंकि मोमबत्ती जलेगी, आपको मोम प्राप्त हो जाएगा, मोम से पुनः आप मोमबत्ती बना सकते हैं। तो इसके बाद बल्ब जो है, बल्ब का जलना और बंद होना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। यानी कि जो चीज बाद में वैसी ही प्राप्त हो जाए, तो आप समझ जाएं, आइडिया लगा ले कि वो एक भौतिक परिवर्तन है, वह एक भौतिक परिवर्तन है। तो एक आप लिस्ट बनाएंगे, कई जगह से आप सर्च करें किताबों वगैरह से, और उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो उससे आप खोज थोड़ी करेंगे तो चीजें की जानकारी होगी, और इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय में तो बहुत आते हैं कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। तो ये परिभाषा आपको पता है तो उसमें से आपको आसानी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। चलिए रासायनिक परिवर्तन को समझ लेते हैं, क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, हम यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे, एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। और उदाहरण हम यहाँ पे लिख लेते हैं, किसका, जल के बनने का उदाहरण लिख लेते हैं। और जल किससे बच्चों बनता है, जल जो बनता है वो हाइड्रोजन यानी कि H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर O2 से मिलकर के जल बनता है H2O। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो हैं, यहाँ हाइड्रोजन दो हैं, यहाँ ऑक्सीजन दो हैं, यहाँ ऑक्सीजन एक है। तो यहाँ ऑक्सीजन दो करने के लिए यहाँ दो से गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ हाइड्रोजन चेंज हो गए, चार हो गए, तो यहाँ दो से गुणा कर दीजिए। चलिए इसको बैलेंस कर लिया हमने समीकरण को। तो अब हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया है और यहाँ पे ऑक्सीजन को लिया है। अब ये तीर से पहले के जो तत्व लिखे जाते हैं, पदार्थ लिखे जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको जान लीजिए आप, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। हालांकि इसकी चर्चा बाद में है, किंतु हमने अभी इसको बता दिया क्योंकि ये इतनी साधारण चीज है, ये हम कक्षा 8 से पढ़ते रहे हैं। और ये जो लास्ट में बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद। तो ये जो दोनों हैं ये अभिकारक हैं, और ये अभिकारक मिलकर के क्या बना रहे हैं, जल के रूप में उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो दो अभिकारक मिलकर के क्या बनाते हैं, दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना देते हैं। यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस है, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, जल बनता है। और ये कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। तो ये है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में हम देखेंगे, इसमें हमने लिखा है क्या होता है, इस परिभाषा यहाँ से लिखेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है, जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल पदार्थ से अलग होते हैं। अब इनके जो गुण होंगे और इसके गुण जो होंगे, तो इसके गुण इन दोनों से अलग होंगे जल के। यानी कि यहाँ पे जो होती है रासायनिक संरचना बदल जाती है, भौतिक गुण में रासायनिक संरचना नहीं बदलती थी। तो रासायनिक परिवर्तन आप समझ लें, परिभाषा तो आप चाहें जैसे लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो वो वहां पे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसे परिभाषा को आप लिख सकते हैं। अब विशेषताएं देखेंगे तो बात और स्पष्ट होगी। इसमें नंबर 1 पे हमने कहा नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये बात अभी हमने की। इसके बाद अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, इसको आप समझेंगे तो चीजें और समझ में आएंगी। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये है कि यह अभिक्रिया जो है केवल एक दिशा में ही चलती है, दोनों दिशाओं की तरफ नहीं चलती है। यानी कि हाइड्रोजन जो है,
हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं, ये जल बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो जल बन गया, ये जो जल बन गया, अब इन्हें पुनः जल से ये दोनों चीजें प्राप्त नहीं की जा सकती हैं सामान्य रूप से, किंतु आजकल तो ऐसी विधियां हैं, इनको प्राप्त किया जा सकता है, किंतु सामान्य रूप से, भौतिक रूप से इनको प्राप्त करना संभव नहीं है, असंभव है। तो एक तरफ ये अभिक्रिया जाएगी, यानी कि सिर्फ आगे की दिशा की ओर जा रही है, तो एक ही दिशा में चलती है, तो इसको इस प्रकार के एरो से प्रदर्शित करते हैं और इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया रहती है, दोनों तरफ चलती है, जिसको हमने भौतिक में देखी थी, तो वो दोनों तरफ इस ऐसे एरो लगाते हैं वहां पे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इसमें रासायनिक संरचना क्या होती है, बदल जाती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रासायनिक संरचना बदल जाती है इसमें, किसमें, रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक में नहीं बदलती थी। और एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पे द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान वो भी बदल जाता है, द्रव्यमान भी बदल जाता है, ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उदाहरणों की बात करते हैं, लोहे पर जंग लगना। अब लोहा है, उस पे जंग लग गई, लोहा, और वो वायु के संपर्क में आया, ठीक है, वायु के संपर्क में आया, नम वायु थी, उसमें ऑक्सीजन थी, अभिक्रिया हुई, तो ये यहाँ पे खराब लोहा प्राप्त हो गया आपको। अब इस खराब लोहे से क्या अच्छा लोहा प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्या जितना लोहा था पहले उतनी मात्रा में ही प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त होगा, वजन कम होता जाएगा, जितनी जंग लगती जाएगी उतना लोहा का वजन कम होता जाएगा। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसे ही भोजन का पचना, भोजन जो है हम खाते हैं, तो आप देखते हैं एक ही तरफ ये अभिक्रिया होती है, खा लेते हैं बस, उसके बाद पचा के मल के रूप में उसे निकाल देते हैं, तो ये भोजन का पचना। दूध का दही बनना, तो दूध का दही बनना ये भी एक क्या है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि दूध से दही तो बन सकता है, दूध से दही तो बन सकता है, क्या दही से दूध बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है वो भी परिवर्तित हो जाता है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन छात्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और रासायनिक विज्ञान है ये, तो इसी की चर्चा ज्यादा रहती है। तो आप क्या करेंगे, इनके उदाहरणों को जहां भी कहीं मिले उनको ज्यादा से ज्यादा लिखें। एक दो एग्जाम्पल हम और बता देते हैं, जैसे कोई लकड़ी है और 10 कुंटल की लकड़ी है, आपने जलाया तो आपको क्या मिल गई, राख, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। लकड़ी का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है भाई, क्योंकि अब राख जो मिली है, क्या पुनः उससे लकड़ी प्राप्त की जा सकती है, नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये पहचान है किसकी, रासायनिक परिवर्तन की। द्रव्यमान में भी अंतर हो गया, 10 कुंटल लकड़ी थी, 10 किलो राख मिल गई आपको, तो द्रव्यमान में बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ऐसे ही अगर बीज का उगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। पता चला आपने आम का बीज डाल दिया, 10 साल बाद बहुत बड़ा पेड़ तैयार हो गया, आपने 10-20 ग्राम का बीज डाला और 10 कुंटल का पेड़ आपको तैयार हो गया। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन तो के उदाहरण तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन परिवर्तनों को आप, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं तो सब रासायनिक ही परिवर्तन दिखाती हैं, सभी रासायनिक ही परिवर्तन दिखाती हैं। तो इनको आपको किसी का जलना है, किसी बीज का उगना है, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत हम लोग इनको देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे
रासायनिक परिवर्तन को एक नजर में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने विशेषता की बात की है और यहाँ पे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसको क्या करते हैं, इसमें हमने पहली विशेषता है नया पदार्थ तो भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में बनता है। इसके बाद उत्क्रमणिता, उत्क्रमणिता मतलब दोनों तरफ अभिक्रिया का चलना, तो ये तो भौतिक परिवर्तन में होता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन में नहीं होता है, यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। रासायनिक संरचना भौतिक परिवर्तन में तो समान रहती है, रासायनिक परिवर्तन में बदल जाती है। उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, पानी का जमना, कागज का फाड़ना, ये भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है बच्चों, लोहा जंग लगना और भोजन का पचना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो ये संक्षेप में हमने इस पर चर्चा कर ली है। अब हम और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। अब हमें रासायनिक अभिक्रिया समझने में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने जो बात की थी तो इससे हमें काफी सरलता मिलेगी चीजें जो समझी हैं। तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण को लेकर हम समझेंगे और उसी उदाहरण को ले लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला। तो और जल का निर्माण हो रहा है, इसी की हमने इसीलिए पहले भी बात की थी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देते हैं किसकी, ऑक्सीजन से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपको बनता दिखेगा जल। तो यहाँ पे आप बैलेंस करते हैं, 2 लगा देते हैं, यहाँ भी आप 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो जाती है अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखते हैं ये हाइड्रोजन है या ये ऑक्सीजन है, तो इसके गुण यहाँ पे अलग हैं, इसके गुण अलग हैं। इनसे मिलकर के यहाँ पे क्या बनता है, नया पदार्थ बन जाता है, इन दोनों से मिलकर के जल। जल के गुण अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा परिवर्तन है तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पूरी बात आप लिखेंगे। जय उदाहरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ये हमने यहाँ पे समीकरण लिखा है। इसके बाद किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उल्टा नहीं किया जा सकता है। सामान्य रूप से आप जल से जो यहाँ पे बना है, इससे इन दोनों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं बना सकते। अब हमें ये भी बिंदु ध्यान रखने चाहिए, रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से बिंदु ध्यान रखने चाहिए। नंबर 1 अवस्था परिवर्तन, यानी कि इसमें अवस्था बदल जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैस थी, जल बना था, वो द्रव था। रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, ताप में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा या तो अभिक्रिया ग्रहण करेगी या ऊष्मा को छोड़ेगी, तो ताप में परिवर्तन होता है, गैसों का भी उत्सर्जन आदान प्रदान होता रहता है। तो ये बिंदु थे रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित। ये कुछ बातें यहाँ पे हमने जो नोट की हैं, ये तो भौतिक परिवर्तन की बात करती हैं। वाष्पीकरण है, ये भौतिक परिवर्तन की बात करता है। जल का वाष्प में बदलना, तो ये क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन हमने अभी देखा था। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन वा के ऊपर रा टंगेगा यहाँ, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है बच्चों, जैसे कोई ठोस पदार्थ है और उसको सीधे गैस में बदल दिया जाए, द्रव में ना बदला जाए उसे, तो किसी ठोस को बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलना, तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये सब क्या है उदाहरण, ये सब बातें जो है भौतिक परिवर्तन की हैं। बेसिकली हमें यहाँ रासायनिक चीजों के बारे में ज्यादा अध्ययन करना है, तो उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, यहाँ पे दे रखी हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला उदाहरण है, एक तरीके से है ये पहला है यहाँ पे उदाहरण, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। भोजन का पचना, तो ये एक रासायनिक उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं।
लोहे पर जंग लगना, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखे। अब हम बात करेंगे अभिकारक की या और उत्पाद की। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, यहाँ पे हमने ये लिखा है। तो वही एग्जाम्पल की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। H2 प्लस O2 यानी कि क्या बनता है, H2O। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो दो से गुणा यहाँ कर दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे इससे गुणा कर दीजिए, 4 हो गए। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों अभिकारक हैं। एरो से जो पहले वाले हैं वो क्या है, अभिकारक हैं। और यहाँ पे ये क्या बना है, ये उत्पाद बन गया है। तो जो अभिक्रिया को पूर्ण कराने में भागीदारी करते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। जो अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं वो कौन होते हैं, अभिकारक होते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक में हमने क्या लिखा, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो ये उत्पाद कहलाते हैं। इसके बाद हमें बात करनी है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की हम बात करेंगे। और रासायनिक समीकरण देखिए, एक यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है जैसे, और इसी उदाहरण को हम समझ लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन का मतलब फीता होता है। बहुत पतली मैग्नीशियम लेंगे तभी तो उसे जला पाएंगे, तभी रिबन कह दिया गया है। तो यहाँ पे आप Mg लिखें, चलिए Mg प्लस ऑक्सीजन है तो O2 लिखेंगे। क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ Mg भी 2 हो गए तो 2 से यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। अब इसके द्वारा हमें पूरी थ्योरी नहीं लिखनी। अब ये रासायनिक समीकरण ने पूरी थ्योरी कह दी है। क्या कह रहा है ये रासायनिक समीकरण, कह रहा है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस समीकरण को देख करके ही हम पूरी बात समझ जाते हैं। तो यही रासायनिक समीकरण होता है। अब हमने यहाँ क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। वेरी गुड। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों, तांबड़िक पर यहाँ लगनी चाहिए, प्रतीकों यानी कि सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैग्नीशियम का सूत्र, ये ऑक्सीजन का सूत्र, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र। तो प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अब देखिए भौतिक अवस्था को कैसे दर्शाएंगे। भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए अगर कोई चीज ठोस है तो यस से दिखाते हैं, क्योंकि यस का मतलब क्या है, सॉलिड। द्रव है तो उसे एल से दिखाते हैं, एल का मतलब क्या है, लिक्विड। और गैस है तो जी से दिखाते हैं, और एक्वस है, जलीय विलयन में है तो एक ही उसे दिखाते हैं। अब मैग्नीशियम तो ये धातु है, कहती है ये ठोस होती है तो यस से दिखा सकते हैं। ये क्या है, ऑक्सीजन है तो ये जी से दिखा सकते हैं। इस प्रकार से इनकी भौतिक अवस्था को भी यहाँ लिख सकते हैं और लिखते भी हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण का प्रयोग इस प्रकार से हम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित, देखिए इधर वाला भाग जो है इसको कहते हैं अभिकारक और इधर वाले भाग को कहते हैं उत्पाद।
अगर इन अभिकारक और उत्पादों की संख्या समान हो जाए तो वो समीकरण संतुलित माना जाता है। तो सबसे पहले हम इन तत्वों के में अभिकारक और उत्पादों की संख्या लिख लेंगे। तो ये तत्व हमने लिख लिए हैं, एक सारणी बनाई है, इसमें अभिकारक और उत्पाद यहाँ पे लिखेंगे। तो अभिकारक पहले लिखते हैं, Fe कितना है अभिकारक में, सबसे पहले अभिकारक देख लेते हैं। Fe है 1, तो यहाँ हमने 1 लिखा है। इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया है। ऑक्सीजन है 1, तो ऑक्सीजन 1 लिख दिया है। इसके बाद उत्पाद में Fe कितने हैं, उत्पाद में Fe है 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पे 4। तो अब हम देखेंगे क्या ये अभिकारक उत्पाद बराबर हैं। तो अभिकारक पहले नंबर पे Fe की बात करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ उत्पाद 3 है, तो यहाँ पे अंतर है। इसको बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे जो Fe है उसमें 3 से गुणा करेंगे, और प्लस जो H2O है इसको लिख लिया अभी हमने। अब हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे। तो किधर गुणा की हमने, गुणा की अभिकारक की तरफ, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दी है, तो यहाँ हमने 4 से गुणा की है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमने क्या लिखा था, Fe3O4 और प्लस H2। अब हमने यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन में गुणा की 4 से, लेकिन हाइड्रोजन में भी गुणा हो जाती है। यदि किसी के आगे जो संख्या लिखेंगे वो सभी में गुणा कर देती है। तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, साथ साथ हाइड्रोजन 2 थे, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ कितने हो गए, 8 हो गए, तो इधर 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ ऑटोमेटिक गुणा हो गई हाइड्रोजन में 4 से, और यहाँ आपको और करनी पड़ेगी 4 से, तभी तो 8 हो पाएंगे, तो यहाँ 4 आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये समीकरण अब संतुलित हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप पुनः इसी प्रकार से एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, और जो अभिकारक और उत्पादों की संख्या मिलेगी वो आप लिख देंगे। तो वो यहाँ पे कैसी होगी, यहाँ पर तो वो बराबर होगी, बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि अब हम तो ये संतुलित कर चुके हैं, तो बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलिए हम यहाँ पे इसको अब संतुलित करने के बाद इसको भर देते हैं, संतुलित करने के बाद इसको भर देते हैं, कितने अभिकारक हैं और कितने उत्पाद हैं। तो देखिए इस समय अब ये हमने अभिक्रिया जो संतुलित की है उसमें हम देखेंगे, पहले अभिकारक देख लेते हैं। ठीक है, पहले अभिकारक देख लेते हैं। यहाँ पे ये P कितने हैं, ये 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, ये 8 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ये 4 हैं। तो ये उत्पाद भी आप मिला लीजिए, उत्पाद Fe3 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे अब ये संख्या बराबर हो गई है, यानी कि हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। यहाँ पे हमने संतुलित समीकरण लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे हमने संतुलित यह समीकरण लिख दी है, आप देख सकते हैं इसको, ये संतुलित समीकरण लिखी हुई है। यहाँ पे हमने 3 से गुणा की थी, यहाँ पे हमने 4 से गुणा हो गई थी, यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दी थी। ठीक है, अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या समान है, अतः आप ये भी हिंदी में लिख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, अतः समीकरण कैसा है, संतुलित है। पूरी बात भैया लिख दें, 4-5 नंबर में अगर आ जाए तो, 1-2 नंबर में आ जाए तो आप संतुलित कर दें, बात खत्म करें। ये आपने विवेक का यूज करें, बुद्धि का प्रयोग करें, कितने नंबर का प्रश्न है।
तो यहाँ पे हमने अभी केवल एक रासायनिक समीकरण संतुलित किया है। तो एक रासायनिक समीकरण संतुलित करके आप इनको नहीं सीख पाएंगे, और समीकरणों को संतुलित करना सीखना चाहते हैं तो हमारे और इसमें वीडियो पड़े हैं, कक्षा 10 प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पे इसी पार्ट को खोलेंगे तो और समीकरण संतुलित करने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे चूंकि हम एक वीडियो एक पार्ट के लिए बना रहे हैं तो और ज्यादा समीकरण नहीं यहाँ पे हल करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगा काफी लंबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इस बात को समझेंगे। तो देखिए क्यों आवश्यक है। अब एक नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और इस नियम के अनुसार बताया गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहे हो, कोई द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया के प्रारंभ में हम जो मात्रा लेते हैं, यानी कि जो मात्रा हम यहाँ पे इनका भार रहता है, वही भार हमें यहाँ अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। और सोचो अगर ये समीकरण संतुलित नहीं होगी तो यहाँ पे भार कुछ और होगा और यहाँ पे भार हमें कुछ और प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये नियम जो कह रहा था वो क्या कह रहा था कि द्रव्यमान में चेंज नहीं होना चाहिए, द्रव्यमान एक ही होना चाहिए, किसका, अभिकारक और उत्पादों का। इसलिए समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी हो जाता है, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। निष्कर्ष में हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे निष्कर्ष में लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक यानी कि एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। बराबर होगी तभी तो द्रव्यमान आप देखोगे बराबर होगा, नहीं तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, नहीं होगा। अब ये देखिए भाग ऐसा है, इसको आप बहुत आराम से समझ लें। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं आपसे। तो पहले नंबर पे है संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं, इसको कह देते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या कह देते हैं बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, योग होना। तो यहाँ पे हमने दो अभिकारक लिए हैं ए और बी, और यहाँ पर जुड़कर के एक उत्पाद बनाते हैं सी। तो ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। इस उदाहरण को देखिए, कोयले का दहन, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। जल का निर्माण दूसरा उदाहरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। तो यानी कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे ये एक उत्पाद बन रहा है, यहाँ पे भी एक उत्पाद बन रहा है, ठीक है। तो ये अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो वहां पे होती है संयोजन अभिक्रिया। पहचानने के लिए आ जाती है अभिक्रिया संयोजन है कौन सी है, तो एक उत्पाद बन रहा हो तो पहचान लेना, पकड़ लेना इस बात को, संयोजन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया जो होती है इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और वियोजन या अपघटन का मतलब क्या होता है, वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक कोई पदार्थ लिया है, ये दो भागों में टूट गया तो ये वियोजन हो गया, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गई। नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, नाम समझ लें आप। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। वियोजन अभिक्रियाएं कई प्रकार से देखने को मिलती हैं, इनके उदाहरण अभी हम आगे पेज पे देखेंगे। कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, वो ऊष्मीय वियोजन होगी, वैद्युत वियोजन होगी और प्रकाशीय वियोजन होगी। तो इनको हम अभी देखेंगे इस पेज पे। चलिए ऊष्मीय वियोजन की बात करेंगे। ऊष्मीय वियोजन बच्चों क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, यानी कि यहाँ पे अभिकारक का
ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। यहाँ पे ये विकारक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ऊष्मा दी गई तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO में प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो ये एक विकारकता दो उत्पादों में टूट गया, तो ये क्या हो गया, वियोजन। ऐसे ही है ये वैद्युत वियोजन। तो वैद्युत वियोजन क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन होता है। अब ये जल है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये बदल जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन ही है। अब देखिए, ये जो विद्युत वियोजन है, इसको हमने पिछले पार्ट में अध्ययन किया था विद्युत अपघटनी विधि में, तो ये एक विस्तृत टॉपिक है, तो इसको वहीं पे समझ लेना, यहाँ पे बहुत लंबी चर्चा नहीं होगी। प्रकाशीय वियोजन क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश में, यहाँ पे AgCl को लिया गया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये Ag यानी कि सिल्वर और Cl यानी कि क्लोराइड में टूट जाता है। इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो इनमें से हमें एक या दो अभिक्रियाएं ध्यान रखनी चाहिए उदाहरण के रूप में। इसके बाद हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन का क्या मतलब होता है, विस्थापन का मतलब होता है किसी का उसके स्थान से हट जाना। तो इस उदाहरण को अब हम देखेंगे। Fe प्लस CuSO4 क्या मिलके बना रहा है, FeSO4 प्लस Cu। यानी कि जो Fe है उसने Cu को उसके स्थान से हटा दिया और यहाँ क्या बन गया है, FeSO4 और Cu को उठा के बाहर फेंक दिया है। तो जो Cu का उसके स्थान से हट जाना ही यानी कि उसका विस्थापन हो जाना ही ये विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। मगर ये FeCu को क्यों हटा देता है, तो FeCu को इसलिए हटा देता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होता है। इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी पढ़नी होती है। तत्वों को उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में रखा गया है जिससे हमें एक सारणी प्राप्त होती है। तो उस सारणी में Fe को कहाँ रखा गया है, Cu से ऊपर रखा गया है। इसीलिए यह एक जो Fe होता है ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए Cu जो होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है और इसको ये हटा देता है, उसके स्थान से उसका विस्थापन कर देता है। तो यहाँ पे हमने ये परिभाषा लिखी है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण को आप देखेंगे, ये Fe लोहा होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये FeSO4 लोहा, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट या लोहे का सल्फेट, Cu यानी कि कॉपर ये प्राप्त होता है। परिभाषा अब आप सब अपने अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं किसी स्थान तत्व का उसके स्थान से हट जाना क्या दर्शाता है, विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। या किसी तत्व का किसी दूसरे तत्व को उसके स्थान से हटा देना विस्थापन कहलाता है। जो मन आए आप सही परिभाषा लिख दें बस। अब आप बात समझ चुके हैं तो आराम से लिख सकते हैं। चलिए नंबर 4 पे बात करेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, द्विविस्थापन का मतलब है दो तत्वों का विस्थापन हो। इस समीकरण को देख लीजिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4 ने अभिक्रिया की BaCl2 के साथ बेरियम क्लोराइड से, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है जो Na है वो Cl के साथ स्थान बदल देता है, यानी कि जहाँ पे Na है वहां पे क्या आ जाता है, Ba आ जाता है, Cl के साथ नहीं Ba के साथ स्थान बदल लेता है। तो यहाँ पे फिर क्या बन जाता है, BaSO4 बन जाता है और यहाँ पे NaCl बन जाता है। तो दोनों का स्थान बदल गया, इस Na का भी स्थान बदल गया और Ba का स्थान बदल दिया, एक दूसरे से स्थान बदल दिया, तो दोनों का स्थान बदल दिया तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई।
ठीक है। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। परिभाषा हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, जब दो तत्वों का आपस में स्थान बदल जाता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। बेरियम सल्फेट यहाँ पर जो बन रहा है ये क्या होता है, अवक्षेप होता है। अवक्षेप क्या होता है, ये नीचे तली में बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठोस पदार्थ के रूप में। ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं, अवक्षेप कह देते हैं। बेरियम सल्फेट जो अभिक्रिया होगी तो तली में बैठ जाएगा यहाँ पे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो तत्वों का विस्थापन, स्थान बदलना विस्थापन, उपचयन या अपचयन, इसको आप समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रियाएं ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं। उपचयन और अपचयन, ठीक है, उपचयन और अपचयन। देखिए उपचयन के संबंध में एक और बात ध्यान रखें, इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सी यहाँ पे नहीं लिख पा रहा है तो कहीं दूसरी जगह लिख देते हैं। ऑक्सीकरण भी कहते हैं किसको, उपचयन को। बहुत सिंपल परिभाषा है उपचयन की, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। या हाइड्रोजन का ह्रास होना, ह्रास माने कमी होना, हाइड्रोजन निकल रही हो तो वहां पे क्या होता है, तो उपचयन होता है। तो मुख्य रूप से आप इसी बात को ध्यान रखें, जो क्वालिटी है वो ध्यान रखनी चाहिए। अपचयन क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना। तो ये हाइड्रोजन की वृद्धि कहाँ पे हो रही है, ये वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे कहने का मतलब ये ऑक्सीजन का क्या हो गया है, ऑक्सीजन का तो हो गया है, हवा के साथ हाइड्रोजन तो जुड़ रही है, तो हाइड्रोजन जुड़ रही है तो इसका तो हो गया है अपचयन। लेकिन सीयू का जो वो है, यहाँ से तो ऑक्सीजन यहाँ से तो क्या हुआ है, यहाँ से तो भाई ऑक्सीजन दूर हो गई है। आप लोग अगर देख रहे हैं, ये सीयू था, सीयू वो था और सीयू में बदल गया, यहाँ से तो ऑक्सीजन दूर हो गई। तो ऑक्सीजन दूर हो गई तो ये क्या हो गया, ये तो अपचयन हो गया। ऑक्सीजन की कमी यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास क्या होती है, इसका हो गया अपचयन। और इसमें ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ गई तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया उपचयन, इसका हो गया उपचयन। और इसका क्या हो गया, इसका हो गया अपचयन। इसको आप पहचान लें, ठीक है। और जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो तो इस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसे कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। दरअसल ये दोनों साथ ही साथ होते हैं। तो एक लाइन में आप ये बात ध्यान रखें, ऑक्सीजन की वृद्धि का होना उपचयन और पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना अपचयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यहाँ पे बात की गई है संचारण। संचारण का अर्थ होता है क्षरण से, यानी कि हानि से। अब जैसे लोहा है, यहाँ पे उदाहरण को ही विज्ञान में सबसे पहले देखा जाता है, उसी को देख के समझा जाता है। लोहे पर जंग लगना, लोहा है घरों में पड़ा रहता है, जंग लग जाती है, वजन कम होता जाता है, पपड़ी बन जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, लाल भूरे रंग की। तो इसी को कहते हैं संचारण। ये क्यों होता है, क्योंकि वायु में होती है नमी और नमी में होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वजह से वहां पे ये ऑक्साइड में बदल जाता है। ऐसे ही चांदी होती है, चांदी पर भी काली परत चढ़ जाती है, वो वहां पे भी ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। ऐसे ही तांबा क्या होता है, वो हरा हो जाता है, तांबे पे भी परत चढ़ जाती है।
ठीक है, तो उसका भी ये सब संचारण के उदाहरण हैं। और संचारण तो किसे कहोगे, समझ गए होगे आप। जब कोई धातु जो है आर्द्रता यानी कि नमी वाली वायु में, नमी वायु पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है, ठीक है, तो वो धातु संक्षारित हो जाती है। सिंपल सी बात है। इसी को जंक लगने को ही भैया संचारण कहते हैं। जंक लगने शब्द जो है केवल लोहे में प्रयोग किया जाता है, मगर संचारण तो बहुत धातुओं में होता है ना, जो हमने सभी की बात की है। तो यानी कि किसी चीज का खराब हो जाना है, वही संचारित होना कहलाता है। अब संचारण से बचने के उपाय, तो बचने से उपाय क्या करते हैं हम लोग भाई, लोहे की चीजें हैं उन पे पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है, उस पे पेंट कर देते हैं। और क्या कर देते हैं, उस पे तेल लगा देते हैं, तो भी उस पे नमी नहीं आएगी। बारिश वारिश होगी तो तेल आप लोग जानते हैं परत बना लेगा। ग्रीस लगा देते हैं, तो इससे भी क्या होता है, संचारण से बचाव होता है। और आप क्या कर सकते हैं, और एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ऐसी धातु जिसके पे संचारण ना हो उस धातु की परत चढ़ा देते हैं। इसको एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण भी कहते हैं, या संलेपन भी कहते हैं इसी को। तो ऐसे इसका बचाव किया जा सकता है। ये बचाव आपको ध्यान रखने चाहिए। हालांकि इसके बारे में हमने यहाँ पे ज्यादा अभी नहीं लिखा है, क्योंकि ये संचारण आगे भी पाठ में पढ़ने को मिलता है। अब हम बात करेंगे विकृत गंधिकता। विकृत गंधिकता क्या होती है, जो खाद्य पदार्थ हैं, खाते पीते वाली सामग्री हैं, तो वो वसा युक्त होती हैं, उनमें तेल वगैरह होता है। और भी वसाएं आती हैं, आप लोग जानते हैं, डालडा है, फॉर्चून है, तो तमाम प्रकार की वसाएं हैं, तेल हैं, तो ये सब वसाएं हैं। अगर ये खाद्य पदार्थ है वायु के संपर्क में आए तो यहाँ पे भी उनका उपचयन हो जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाती है, और उनकी जो स्वाद या गंध होता है वो खराब हो जाती है, वो विकृत हो जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या कह देते हैं, विकृत गंधिता कह देते हैं। इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है, ठीक है। तो विकृत गंधिता के बारे में अभी हम यहीं पे बात करेंगे आगे। अब हम यहाँ पे पहले बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और भी देखने को मिलते हैं। किसके आधार पे, तापमान के आधार पे। पहले नंबर पे बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे CH4 मेथेन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, और इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो होती है जो ऊष्मा अवशोषित करती है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखा नहीं है, यहाँ पे देखिए CaCO3 है, तो इसे क्या होगा, आपको यहाँ पे ऊष्मा देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा। तो ये CaO और प्लस CO2 में ये टूट जाती है ये अभिक्रिया। तो ये यहाँ पे अभिक्रिया आपको ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो बात समझ में आनी चाहिए। समीकरणें तो रटनी ही पड़ती हैं बच्चों समझने के बाद, और समीकरण आपको याद तो 10 मिनट में हो जाएगी, लेकिन 10 मिनट बाद आप भूल भी जाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनको बार बार रिवाइज करते रहिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, रोज पढ़िए विज्ञान को। अब विकृत गंधिता को यहाँ पे हमने थोड़ा ज्यादा विस्तृत रूप से बात करेंगे। यहाँ पे विकृत गंधिता को लेकर के, विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। अभी हमने विकृत गंधिता के बारे में सूक्ष्म जानकारी ली थी, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ जो है
एक विशिष्ट स्वाद तथा गंध होती है। इस विशेष स्वाद या गंध अथवा दोनों के खराब या विकृत होने को क्या कह देते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी खाद्य पदार्थ है उसका स्वाद तो होता ही अलग अलग, ठीक है, ये बात तो हम जानते ही हैं, नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अब अगर आप, हर सब्जी का स्वाद अलग होता है, अचार का स्वाद अलग होता है, हम तो बिना देखे ही उसको स्वाद, उसकी गंध से ही बता देते हैं कि ये कौन सा अचार होगा, आम का अचार होगा कि नींबू का अचार होगा। यहाँ पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, विशिष्ट स्वाद और गंध। तो विशिष्ट इसीलिए प्रयोग किया गया है शब्द, क्योंकि सभी का स्वाद और सभी की गंध जो होती है अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ लोगों के पड़ोस में खाना बनता है, अब वो गंध से ही बता देते हैं इनके यहाँ ये आज खाना में बना है। तो विशिष्ट शब्द का इसीलिए प्रयोग किया गया है, अलग अलग स्वाद और गंध होती है। और ज्यादा समय तक ये चीजें रखी रहें तो ये फिर ये गंध या स्वाद खराब हो जाती हैं, दोनों चीजें खराब हो जाए, इसी को विकृत गंधिता कह देते हैं। आगे हमने लिखा है, आपको विकृत गंधिता की परिभाषा में इतना ही ध्यान रखना है, ये आगे की बात जो हमने है वो समझने के लिए लिख दी है। अगर ये भी बात आप लिख देते हैं तो अच्छी बात है, टाइम है तो आप ये भी लिखिए। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रहते हैं तो वायु द्वारा उपचयित होने के कारण उनके स्वाद गंध में बदल जाते हैं। इसके फलस्वरूप वे खाने योग्य नहीं रहते, दूसरे शब्दों में कहे तो विकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके हम बचाव के उपाय की अब चर्चा कर लेते हैं। विकृत गंधिता से कैसे बचाव करोगे आप लोग? बचाव भी तो होना चाहिए, तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं। विकृत गंधिता से बचाव के उपाय पढ़ लेते हैं एक बार में। मुख्य रूप से प्रतिऑक्सी कारक पदार्थ मिलाए जाने चाहिए। विकृत गंधिता होती क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये संपर्क में आते हैं तो उनका उपचयन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो प्रतिऑक्सी कारक पदार्थ मिलाइए, ऑक्सीकरण ना हो पाए उनका तो वो खराब चीज जल्दी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है, तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखने अर्थात विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनमें को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। मूल पॉइंट यही है, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। या आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों को वायु रोधी पात्रों में रखिए, वायु अंदर ना जा पाए, ठीक है, उनके अंदर वायु प्रविष्ट नहीं हो पाती तो इससे ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और पदार्थ विकृत गंधी नहीं हो पाते। तो यानी कि बंद पात्रों में, सिंपल आप शब्दों में अपनी भाषा में लिख ले कि खाद्य पदार्थों को ऐसे पात्रों में रखना चाहिए जिससे उन तक वायु ना पहुंचे, तो उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा और वो खाद्य पदार्थ खराब नहीं होगा। अब क्या है, कुछ समय तक आप फ्रिज में रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें तो भी किसी सीमा तक विकृत गंधिता से बचाव हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है तो वहां पे जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो जीवित नहीं रह पाते हैं, पनप नहीं पाते हैं, तो वहां पे भी सुरक्षित रखी रहती है खाद्य पदार्थ। इसीलिए तो सभी के घर में एक एक फ्रिज दो रखे हुए हैं। खाने पीने के बाद या जो भी चीजें हैं हम उसी में रख देते हैं लंबे समय तक। गर्मियों में ज्यादा इसका प्रयोग कर लेते हैं, सर्दियों में तो वैसे भी टेम्परेचर डाउन रहता है, तो टेम्परेचर और ज्यादा डाउन करोगे भैया फिर सब बर्फ बन जाएगा तुम्हारा खाना ना, हथौड़ी लेके तोड़ते घूमते। चलिए अब इसमें ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चिप्स निर्माता कंपनी चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं, इससे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता। अब ये चिप्स के थैली, हम कुरकुरे और चिप्स और जितने भी पैकेट आते हैं वो सब फूली हुई होती हैं, हम कहते हैं उनमें हवा भरी हुई है, तो उसमें गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वहां से ऑक्सीजन हटा दी जाती है और नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्रिया नहीं करती है, अक्रिय गैस होती है, बहुत कम क्रियाशील होती है। लेकिन ऑक्सीजन भरोगे
तो ऑक्सीजन बहुत जल्दी क्रियाशील होती है, बहुत जल्दी खराब कर देगी। इसीलिए हम ऐसा पैकेट लाते हैं तो फूला हुआ देख लेते हैं, कहीं से फटा तो नहीं है, हवा तो नहीं निकल गई इसकी, क्योंकि हमें पता है अगर हवा निकल गई होगी तो ये खराब हो गया होगा, है। तो आपसे ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, भाई चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? क्योंकि बहुत कम क्रियाशील होती है, क्योंकि बहुत कम क्रियाशील होती है, और इसीलिए उसका ऑक्सीकरण वगैरह होता नहीं है, उपचयन होगा नहीं, तो वो फिर चीज खराब होती नहीं है। तो चीजों को हमने समझने का प्रयास किया। पहले पार्ट को एक तरीके से पूरा पार्ट हमने कवर किया। अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न वगैरह हम देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, कोई समस्या हो या जो भी आपका विचार मन में आए तो उसको कमेंट करें, तो उससे पता चलता है बातों को। और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।